क्वेश्चन नंबर 1 से सर स्टार्ट करते हैं कि ज्ञानी लिमिटेड एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1 जनवरी 2019 फॉर द प्रोग्रामिंग ऑफ अ स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर फॉर नादाल लिमिटेड। सर स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर है मतलब स्पेशलाइज्ड एसेट है, तो अपना क्या कहते हैं, मैं किसी और को इसको डायरेक्ट नहीं कर सकता, ये चीज़ हमें याद है। अच्छा, द कॉन्ट्रैक्ट इज द फॉलोइंग कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस विल बी ₹2 मिलियन, 2 मिलियन रुपीज़ का हम अपना कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इट विल टेक 3 years फॉर द कम्प्लीशन ऑफ द सॉफ्टवेयर। However, if GL manages to finish the software within 30 months, it will be awarded rupees 0.5 million as a bonus. सर 2 मिलियन तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है ही, अगर हम 30 मंथ से पहले पहले अपना काम मुकम्मल कर लेते हैं तो 0.5 मिलियन का हमें बोनस भी मिलेगा, मतलब हमारी कंसिडरेशन हो जाएगी 2.5 मिलियन। ठीक है जी। अच्छा, फिर उसके बाद GL was confident that it will be able to avail the bonus consideration, but due to COVID-19 lockdown on 31st December 2020, it became evident that GL will fail and the contract will be completed in 34 months. अच्छा सर, अब हुआ क्या कि जब 1 जनवरी 2019 को हमने काम शुरू किया तो हम अज्यूम कर रहे थे, हमारी एक्सपेक्टेशंस थी कि हम अपना ये 0.5 मिलियन वाला बोनस कमा लेंगे। ठीक है, लेकिन 2020 दिसंबर में आके हमें पता चला कि भाई लॉकडाउन वगैरह लगा, कंपनियां बंद हुई, तो तब जाके हमें अंदाज़ा हुआ कि भाई हम ये 0.5 मिलियन वाला बोनस नहीं कमा पाएंगे। मतलब हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है 30 महीने में ख़त्म नहीं हो पाएगा, बल्कि 34 महीने उसको लगेंगे ख़त्म होने के लिए। ठीक है जी। अच्छा, फिर द कॉस्ट इनकर्ड फॉर द सॉफ्टवेयर वर एज फॉलोज। एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड, सर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये आपको एज एट डेट दी हुई है, फॉर द ईयर डेट नहीं दी हुई। सही, तो मतलब ये 2019 तक हमने 325,000 का खर्चा किया टोटल, 2020 तक टोटल खर्चा 565,000 का था। इसका मतलब इस 2020 के खर्चे में ये 2019 वाला खर्चा भी मौजूद है। सिमिलरली ये 2021 के खर्चे में ये 2020 तक वाला खर्चा भी मौजूद है, एज एट PNL आपको बना के दिया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद दिया हुआ है आपको फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट भी आपको बता दी तीनों सालों की एज एट। पॉइंट नंबर 5 में बोल रहा है कि ₹1 मिलियन वॉज रिसीव्ड एट द इंसेप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वाइल 100,000 वर रिसीव्ड ऑन 31st December 2020। द रिमेनिंग ऑफ द कंसिडरेशन विल बी पेड 2 month आफ्टर द सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल। तो सर अगर एक पेमेंट प्लान छोटा सा बनाऊँ, 1 जनवरी को एक पेमेंट हुई है मुझे, 1 जनवरी 2019 मुझे रिसीव हुए 1 मिलियन रुपीज़। फिर उसके बाद 31st December 2020 को मुझे रिसीव हुए हैं 100,000, और फिर अगले मुझे रिसीव होंगे कब, 2 months आफ्टर द सॉफ्टवेयर इज फिनिश्ड। सर मेरा सॉफ्टवेयर कब जाके ख़त्म हुआ, 34 मंथ्स पे जाके ख़त्म हुआ। ठीक है, 34 मंथ्स पे जाके अगर ख़त्म हुआ तो इसका मतलब मैंने अक्टूबर 31 अक्टूबर 2021 को आके अपना सॉफ्टवेयर मुकम्मल किया, यानी यहाँ पे मैंने गुड्स अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बल्कि सेटिस्फाई कर दी। फिर बोल रहा है कि इसके भी 2 मंथ बाद मिलना है, तो मतलब 31 दिसंबर 2021 को आके मैंने अपनी रिमेनिंग पेमेंट मुकम्मल करी। अच्छा, रिमेनिंग पेमेंट बची कितनी सर, 2 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट था, 0.5 मिलियन का बोनस एक्सपेक्टेड था, लेकिन अर्न नहीं किया हमने। अर्न नहीं किया तो मतलब 2 मिलियन की ही कंसिडरेशन मिलनी है, तो 1.1 मिलियन में ऑलरेडी रिसीव कर चुका हूँ, तो 31 दिसंबर 2021 को 900,000 मुझे मजीद रिसीव हो गए। ठीक है जी, ये हमारा पेमेंट प्लान तैयार हो गया। फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि GL विल ऑल्सो प्रोवाइड पोस्ट इंस्टॉलेशन अपडेट्स एंड मेंटेनेंस सर्विसेज फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years स्टार्टिंग इमीडिएटली आफ्टर द सॉफ्टवेयर इज कंप्लीट। जिस दिन हमने सॉफ्टवेयर मुकम्मल किया उसी के अगले दिन से हमने अपना सपोर्ट सिस्टम भी शुरू कर दिया, यानी अपडेट और मेंटेनेंस सर्विसेज भी हमने देना शुरू कर दी। द कंसिडरेशन फॉर द 5 year कॉन्ट्रैक्ट विल बी ₹1 million एंड GL will incur ₹60,000 every year spread evenly throughout the period. Progress payment every year over the period of the contract। मतलब सर ये जो 1 मिलियन रुपीज़ हैं ये 5 सालों में हर साल के एंड तक मिलते रहेंगे। ठीक है। अच्छा, बोल क्या रहा है दूसरी चीज़ कि GL will also provide for a period of 5 years starting immediately after the software is complete। सर मेरा सॉफ्टवेयर कब मुकम्मल हुआ था, 31 अक्टूबर 2021 को। सही है, तो मतलब ईयर 2021 से ही मैंने अपना सर्विस कॉन्ट्रैक्ट शुरू कर दिया होगा अपना।
तो ये 1 मिलियन डिवाइडेड बाय 5, अगर 2021 की बात कर रहा हूँ तो मल्टीप्लाई बाय 2/12, यानी फॉर नवंबर एंड दिसंबर 2 महीने की सर्विसेज मैंने दी ना इस साल में, तो इनका जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ये भी मेरे 2021 के रेवेन्यू में शो हो रहा होगा। ठीक है सर। सर ये ऑलमोस्ट हमने वर्बली पूरा सवाल सॉल्व कर लिया। रिक्वायरमेंट में बोल रहा है कि जर्नल एंट्रीज बना के दीजिए 2019, 20 और 2021 के लिए, और प्रॉफिट एंड लॉस एक्सट्रैक्ट बना के देने। ठीक है, तो सर शुरू करते हैं सवाल को। सर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, सबसे पहला काम क्या करूँगा मैं, स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकालूंगा। फॉर द ईयर 2019, 2020 एंड 2021। अच्छा जी सर, स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकालने का तरीका, द कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट ओवर टोटल एस्टिमेट, टोटल कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी, तो कॉस्ट एस्टिमेटेड टिल डेट इन 2019 कितनी थी सर, 325,000 की हमने टोटल कॉस्ट इनकर करी है। तो 325,000 डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है हमने हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट की है, तब 580,000 हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 325 ऑलरेडी इनकर कर चुके हैं, तो टोटल 905,000 की कॉस्ट इनकर होगी। ठीक है जी। अच्छा, इन दोनों को अगर डिवाइड करूं तो मेरे पास, राउंडेड ऑफ फिगर लिख रहा हूँ सर मैं, 36% आती है परसेंटेज। इसी तरीके से जब मैं 2020 के पास जाता हूँ तो मेरे पास है 565,000। ठीक, ये कहाँ से आया सर, 31 दिसंबर 2020 तक टोटल खर्चा हम इतना कर चुके हैं। कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल करने के लिए हमें लग रहा है टोटल खर्चा इतना करना है, तो डिवाइड में टोटल कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में आ गया 985,000। इन दोनों को डिवाइड करूँ तो राउंडेड ऑफ फिगर में मेरे पास परसेंटेज आती है 57%। और 2021 में सर ऑब्वियस सी बात है मैंने 100% कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल कर लिया अपना। ठीक है। अच्छा, अब मैं ज़रा आता हूँ उसके पीएनएल के पास। पीएनएल फॉर द ईयर, कौन कौन से ईयर्स थे, 2020 और 2019, 2020 एंड 2021। अच्छा जी, अब ये कैसे बनेगा सर, सबसे पहली चीज़, जब मैं रेवेन्यू को पहले साल में बुक करने को गया तो मुझे पता चला कि 36% काम मैं अपना मुकम्मल कर चुका हूँ। अच्छा, 2019 में मैं क्या कर एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं ये वाला बोनस अवेल कर लूँगा। सही है, मैं 2019 में एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं बोनस अवेल कर लूँगा। सही है, एक्सपेक्ट तो कर रहा था, तो मैंने क्या किया होगा सर, अगर मुझे लग रहा है इफ़ आई एम एक्सपेक्टिंग दैट आई एम एंटाइटल्ड टू अ कंसिडरेशन फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट, तो मैंने क्या किया होगा, मैं क्या करना चाहिए मुझे, मैं इस पूरे 2.5 मिलियन के ऊपर रेवेन्यू कैलकुलेट करूँगा। सर कॉन्ट्रैक्ट तो 2 मिलियन का था, लेकिन एट द इंसेप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इट वाज हाईली एक्सपेक्टेड दैट आई विल बी एंटाइटल्ड टू दीज रुपीज़ 0.5 मिलियन बोनस कंसिडरेशन। ठीक है जी। तो 2019 में आके जो मैंने बोनस अपना रेवेन्यू बुक किया होगा वो किया होगा 2.5 मिलियन, 2.5 मिलियन इंटू 36%। अच्छा सर, परसेंटेज राउंडेड ऑफ लिखी है, लेकिन इम्पैक्ट पूरा पॉइंट्स का लिया है मैंने, तो रेवेन्यू अगर थोड़ा सा डिफरेंट है तो कोई मसले वाली बात नहीं है। रेवेन्यू आपके पास आएगा ईयर 2019 के लिए 897,790 का। सही है जी। अच्छा, कॉस्ट मैंने कितनी इनकर करी है टोटल सर, 325,000 की इस साल इनकर करी है। सही है, इन दोनों को लेस कर दूं तो मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द ईयर 2019 आ जाता है 572,790 रुपीज़ का। ठीक है। अच्छा, जब 2020 में आया तो 2020 के एंड पे आके मुझे पता चल गया, मुझे सर्टेन हो गया कि सर ये 0.5 मिलियन का बोनस जो रेवेन्यू है ये मैं अब नहीं अपना अर्न कर सकता, ये मैं अब नहीं कमा पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं अपने बोनस की कंडीशन को बोनस की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ तक समझ में आती है?
तो सर जब मैं रेवेन्यू बुक करने जाऊंगा फॉर द ईयर 2020, तो अब जब मैं स्टेज ऑफ कंप्लीशन लगा रहा हूँगा तो दैट विल बी ऑन 2 मिलियन। 2 मिलियन इनटू परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन वाज 57, 57% से मैंने मल्टीप्लाई किया। लेकिन सर एक चीज़ का ध्यान रखें, फिर से मैं कौन सा पीएनएल बना रहा हूँ, फॉर द ईयर एंडेड। तो आज तक जितना रेवेन्यू बुक कर चुका हूँ वो इसमें से निकाल दूंगा। मतलब इसका जो भी फिगर आ रही होगी उसमें से जो मैं रेवेन्यू ऑलरेडी बुक कर चुका हूँ उसको लेस कर दूंगा। ये चीज़ समझ में आती है? तो सर देयरफॉर 2020 का जो रेवेन्यू मेरे पास कैलकुलेट होगा वो बनेगा 249,418 रुपीज़ का। जहन में सवाल आ रहा होगा सर कि 2.5 मिलियन का जो पे के ऊपर जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन हमने लगाई थी और जो रेवेन्यू बुक किया था 2.5 मिलियन के हिसाब से, सर उसको क्यों नहीं रिवर्स किया? सर वो इस एडजस्टमेंट के बाद ऑलरेडी रिवर्स हो गया। कैसे? सर मैंने परसेंटेज लगाई है 2.5 मिलियन की, सही है। ये जो भी परसेंटेज आई इसमें से मैंने लेस किया है ये अच्छा ये 2020 वाला रेवेन्यू आ गया, ठीक है। इसमें से मैंने लेस किया है 2019 वाला रेवेन्यू, ऐसा है। सर इस 2019 वाले रेवेन्यू में 2 मिलियन का भी परसेंटेज शामिल है और 0.5 मिलियन वाले की भी परसेंटेज शामिल है। तो सर जब इन दोनों को आपस में लेस किया मैंने तो ये दोनों चीज़ें निकल गई ना, ये 0.5 मिलियन वाला भी बाहर निकल गया। तो अब जो मैंने रेवेन्यू रिकॉर्ड किया है वो बिल्कुल मेरा परफेक्ट चल रहा है, ठीक है जी। अच्छा खैर आगे की तरफ बढ़ते हैं सर। इस साल फिर हमने कॉस्ट कितनी रिकॉर्ड करी ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए? 565,000 की टोटल कॉस्ट हमने इनकर करी, जिसमें से 325,000 पिछले सालों में इनकर कर चुके हैं। तो मेरे पास कॉस्ट आती है 240,000 की, ठीक है जी। इन दोनों को अगर मैं लेस कर दूं तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है मेरे पास 9,418 रुपीज़ का। अगेन सर राउंडेड ऑफ फिगर्स हैं, तो अगर 200-400 रुपये का फ़र्क भी आ रहा है तो कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा फिर मैं आया ईयर 2021 में। सर ईयर 2021 में मैंने 100% अपना कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल कर दिया है। अच्छा 100% कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल कर दिया है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। 2 मिलियन रुपीज़ मैं कम्प्लीटली अर्न कर चुका हूँ, लेकिन उस 2 मिलियन में से ये दोनों एलिमेंट्स मुझे बाहर निकालने चाहिए। सही, ये दोनों एलिमेंट्स क्यों? क्योंकि मैं पिछले सालों में इनको ऑलरेडी बुक कर चुका हूँ, ठीक है जी। तो सर ये फिगर मेरे पास आती है 85, नहीं, ये फिगर मेरे पास आती है 852792, सही है। लेकिन सर जैसे ही मैंने ये फिगर रेवेन्यूज़ के कॉलम में लिखी मुझे एक चीज़ और भी याद आई कि हमने एक और कॉन्ट्रैक्ट भी अपने कस्टमर के साथ किया था। क्या कॉन्ट्रैक्ट था कि जैसे ही हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा हम अपनी मेंटेनेंस सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे। तो ये इमीडिएटली आफ्टर द सॉफ्टवेयर इज़ कंप्लीट, ठीक है दी। तो सर अब ये एक सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में रेवेन्यू स्ट्रेट लाइन बेसिस पे रिकॉर्ड हो रहा होता है, एज एंड व्हेन इनकर बेसिस पे रिकॉर्ड हो रहा होता है। तो मैंने 2021 में 2 साल सर्विस इनकम कमाई होगी, 2 साल की, क्योंकि मैंने सर्विसेज 2 महीनों की मैंने सर्विसेज दी हैं। तो सर ये भी तो मुझे इनकम के तौर पे रिकॉर्ड करनी चाहिए ना अपने रेवेन्यू के तौर पे। तो देयरफॉर 1 मिलियन ओवर 5 इंटू 2/12, ये हमारे पास आएगा 33333, ठीक है जी। तो टोटल रेवेन्यू में कितना रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2021 में, दैट विल बी 886125 का, ठीक है। और इसमें से मैं जब कॉस्ट निकालूंगा तो कॉस्ट मेरी आती है 960,000 की, ओ 395,000 की। सर ये 395,000 कहाँ से आया? टोटल 950,000 की कॉस्ट मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ। टोटल मैंने जो 2021 तक खर्चा किया वो 950 का किया। इसमें से 565 तक का खर्चा मैं पिछले सालों में मुकम्मल कर चुका हूँ, उस साल रिकॉर्ड हो चुका है। तो इस साल मैंने 395,000 का खर्चा किया होगा। इन दोनों को लेस किया मैंने तो मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट आता है 491,125 रुपीज़ का, ठीक है जी।
सर ये मेरी सवाल की एक रिक्वायरमेंट मुकम्मल हुई, दूसरी रिक्वायरमेंट के पास चलते हैं कि प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज। अच्छा जी, जर्नल एंट्रीज के लिए काम किस तरीके से शुरू करें? सर कॉन्ट्रैक्ट मेरा स्टार्ट हुआ 1 जनवरी 2019 को, ठीक है। इसी दिन मैंने एक पेमेंट करी, कहाँ गई ये 1 मिलियन वाली, वॉज रिसीव्ड एट द इंसेप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। फिर 1 मिलियन वाली के बाद 1 लाख रुपए की पेमेंट मैंने मज़ीद करी, किस दिन? 31 दिसंबर 2020 को। फिर उसके बाद मैंने अपनी तीसरी पेमेंट करी जिस दिन मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ, उसके 2 महीनों के बाद। ऐसा है। तो सर इसका मैं रिकॉर्डिंग करना शुरू करता हूँ। पहली एंट्री मैं पास करूँगा 1 जन 2019 को। सर 2019 को मैंने अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कोई सेटिस्फाई नहीं करी, लेकिन कैश रिसीव कर लिया। तो कैश तो डेबिट हुआ कितने से? 1 मिलियन रुपीज़ से। सही है। अच्छा, क्योंकि मैंने अपनी ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई नहीं करी है तो देयरफॉर कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बुक करूँगा। ये मेरे पास बनती है 1 मिलियन रुपीज़ की। ठीक है जी। सर जहन में ख्याल आया होगा कि सर इसको इसके ऊपर सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट वाला इम्पैक्ट क्यों नहीं लिया? सर सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट वाला इम्पैक्ट तब लिया जाता है जब मेरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की सेटिस्फेक्शन और पेमेंट में एक सब्सटेंशियल डिफरेंस आ रहा हो। ठीक है जी। सर इस वाले केस में क्या हो रहा है, मैं काम करते जा रहा हूँ, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होते जा रही है, पेमेंट रिकग्नाइज होती चली जा रही है। जैसे जैसे काम कर रहा हूँ पेमेंट अपना रिकग्नाइज हो रही है, काम कर रहा हूँ पेमेंट आ रही है, काम कर रहा हूँ पेमेंट आ रही है। सर वन ऑफ इवेंट की वजह से परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपना सेटिस्फाई हो रही है। एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है। तो देयर फोर इस सवाल में सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट का कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, सिंपल आपने एंट्रीज पास करनी है। अच्छा जी, 1 जनवरी की एंट्री हो गई, फिर उसके बाद 31 दिसंबर को एंट्री बनेगी अगली 2019। क्या एंट्रीज पास करूंगा सर? 31 दिसंबर को मैंने रेवेन्यू बुक करना है। पहली चीज़, मैंने काम मुकम्मल किया अच्छा खासा, तो रेवेन्यू बुक हो जाएगा 897 790 से। ठीक, और साथ ही साथ मैं कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी को रिवर्स कर दूंगा 897 790 रुपीज़ से। ठीक है जी। फिर उसके बाद अगली एंट्री मेरी किस दिन इसका क्या पास होगी, किस दिन पास होगी? इसी दिन एक और एंट्री भी मुझे पास करनी है सर। जब मैंने रेवेन्यू अर्न किया है तो इसके लिए कॉस्ट भी इनकर करी होगी, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और कैश क्रेडिट, कैश या पेबल आप जो भी लेना चाहें। क्रेडिट कितने से सर? 325,000 का मैंने इनकर किया, टोटल 325,000 से मैंने ये एंट्री पास कर दी। फिर उसके बाद 31 दिसंबर 2020 को मैंने मज़ीद रेवेन्यू बुक किया होगा। ठीक है। अच्छा, अब ये वाली एंट्री सर ज़रा ध्यान से देखिएगा। 31 दिसंबर 2020 को मैंने रेवेन्यू बुक किया होगा, कितने का रेवेन्यू बुक किया? टोटल 249,418 का, 249,418 का। सही है। सर कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी में कितना पड़ा हुआ है मेरे पास? कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी में पड़ा हुआ है कितना मेरे पास? 1 मिलियन टोटल आया था कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी में, फिर उसमें से 897,790 मैंने रेवेन्यू में कन्वर्ट किया था। तो 31 दिसंबर 2020 को मेरे पास टोटल कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बचती है 102,210 की। ऐसा है सर। अच्छा, अब इन दोनों के दरमियान डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस सेट करने गया तो मुझे याद आया कि हमें एक कैश पेमेंट रिसीव हुई थी ऑन 31 दिसंबर 2020। सवाल ने बोला था हमें 100,000 वर रिसीव्ड ऑन 31 दिसंबर 2020। तो एक कैश भी मैं डेबिट कर दूंगा यहाँ पे 100,000 से। सर अभी भी मेरे पास डिफरेंस आ रहा है, मैंने रेवेन्यू ज़्यादा बुक किया हुआ है लेकिन करस्पॉन्डिंग डेबिट्स मेरे पास इतने नहीं है। तो अगली चीज़ फिर मैं क्या करूँ
सर अगली एंट्री में पार्ट जो चीज़ ऐड होगी वो आएगा कॉन्ट्रैक्ट एसेट। कॉन्ट्रैक्ट एसेट क्या होता है सर? अ कंडीशनल रिसीवेबल, आपने काम कर लिया लेकिन उसकी रिसीट्स, उसकी अपना कंसिड्रेशन जो है किसी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है, तो आप एक कॉन्ट्रैक्ट एसेट क्रिएट कर लेते हो इंस्टेड ऑफ रिसीवेबल। तो 47,208 रुपीज़ का ये एंट्री पास हो जाएगी, ठीक है जी। फिर उसके बाद अगली एंट्री सर इसी दिन पास करी मैंने एक और कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए। कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और कैश और पेबल वॉट एवर यू वांट, क्रेडिट कितने से सर? 240,000 से, हाँ 240,000 से। फिर सर मैंने 31 अक्टूबर 2021 को आके अपना कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल कर दिया। सर कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल कर दिया तो रेवेन्यू भी इसका बुक कर लेना चाहिए और इसका पैसा भी रिसीव कर लेना चाहिए, ठीक है। तो मैंने एंट्री पास करी रेवेन्यू के लिए। सर 2021 में जो मैंने रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ अपने क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर को लेके जो रेवेन्यू मैंने अर्न किया वो मेरा बनता है 852792। सर ऊपर पीएनएल में तो अजी अलग फिगर थी 886125 की थी सर। इसके अंदर दो किस्म के रेवेन्यूज शामिल हैं, एक सॉफ्टवेयर वाला और एक मेंटेनेंस वाला। सही, मेंटेनेंस वाला काम तो शुरू ही हमारा 31 अक्टूबर के बाद होगा, तो ऑन 31 अक्टूबर तो मैं सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर वाला ही रिकॉर्ड कर रहा हूँगा, ठीक है जी। अच्छा अब क्या करें सर, इसके करस्पॉन्डिंग डेबिट्स क्या बनेंगे, एंट्री मुकम्मल कैसे करेंगे? सर टोटल मैंने 852,792 का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया है। तो मतलब अच्छा मैं अपना क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल कर चुका हूँ तो मुझे अब एक अकाउंट रिसीवेबल बुक कर लेना चाहिए। सर अगर मैं सवाल के पास जाता हूँ तो मैंने 2 मिलियन रिसीव की 2 मिलियन में से 1 मिलियन रिसीव करे और मैंने 100,000 रिसीव करे, तो मेरे पास अभी कितना बुक होना चाहिए सर? 900,000 का रिसीवेबल बुक होना चाहिए, सही है। और इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है दैट विल बी योर कॉन्ट्रैक्ट एसेट का रिवर्सल। तो कॉन्ट्रैक्ट एसेट क्यों रिवर्स हुआ? क्योंकि अब इसके साथ कोई कंडीशन अटैच नहीं है, अब ये 100% मेरा राइट है रिसीव करने का। तो अब जब कंडीशनल राइट नहीं रहा तो वो रिसीवेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट एसेट जो हमने लास्ट एंट्रीज में बुक किया था 47,208 का, वो भी मैंने यहाँ पे बुक कर लिया, ठीक है जी। अच्छा फिर वही बात, रेवेन्यू कमाया है तो इसके लिए कॉस्ट भी इनकर करी होगी, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और कैश या पेबल क्रेडिट। कितने की कॉस्ट इनकर करी सर? टोटल 395,000 की। ठीक है जी। फिर उसके बाद आया सर 31 दिसंबर 2021। 31 दिसंबर को मैंने अपना ये कौन सा रेवेन्यू था, मेंटेनेंस वाला जो रेवेन्यू था हमारा, वो अर्न कर लिया, ऐसा है। तो इसके लिए मैंने क्या एंट्री पास करी होगी? अच्छा मेंटेनेंस सर्विस से मैंने अपनी ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कर दी है, तो नो नीड फॉर अकाउंट कॉन्ट्रैक्ट एसेट, डायरेक्ट मैं अकाउंट रिसीवेबल बुक कर रहा हूँ। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट कितने से सर? 1 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट फॉर 5 ईयर्स, 2 ईयर्स की सर्विस हमने प्रोवाइड करी, तो ये मेरे पास आता है 33,333, ठीक है जी। इसी की करस्पॉन्डिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स भी बुक कर लेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और कैश या पेबल क्रेडिट। ये कैसे आएगा सर? 60,000 की कॉस्ट इनकर कर रहे थे हम टोटल, डिवाइडेड बाय, अच्छा 60,000 की कॉस्ट है फॉर एवरी ईयर गिवन थी, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। विल इनकर 60,000 एवरी ईयर। कॉन्ट्रैक्ट 5 सालों की, कॉन्ट्रैक्ट की जो प्राइस दी हुई है वो 5 सालों की दी हुई है, कॉस्ट जो दी हुई है वो पहले सिर्फ 1 ही साल की बताई हुई है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ सेल के लिए डिवाइड ये 60,000 रुपीज़ को एक साल में मुझे एक्सपेंड करना है, स्प्रेड आउट करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 2/12 कर दिया, तो ये मेरे पास फिगर आती है 10,000 रुपीज़ की। अच्छा साथ ही साथ इस दिन मुझे सर रिसीवेबल मेरा ख़त्म हो गया, जो पुराना वाला था ये वाला रिसीवेबल मुझे रिसीव हो गया। उसने बोला था 2 महीनों के बाद मिलने हैं पैसे,
तो इसी दिन मैं एक और एंट्री पास करूँगा, कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 900,000। यहाँ पे आके ये सवाल मेरा मुकम्मल हुआ। उम्मीद है सर ये सवाल आपके समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की वीडियो थोड़ी देर में डालते हैं हम।